हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्लास 7th हिस्ट्री के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 7th में मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, या कह लीजिए कि मेडिवल पीरियड के बारे में जान रहे हैं। तो मेडिवल पीरियड जो है वो 18th सेंचुरी तक ही माना जाता है, और 18th सेंचुरी के बाद जो है वो हमारा जो शुरू होता है वो होता है हमारा मॉडर्न पीरियड। तो हम अपने 18th सेंचुरी के दौरान में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और किस तरह से मेडिवल पीरियड का जो अंत हुआ था उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो मेडिवल पीरियड है उसका अंत मुगल एम्पायर के अंत के साथ ही माना जाता है और ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ माना जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर का किस तरीके से पतन हुआ, उसके क्या कारण थे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल फॉर्मेशन के टाइम में क्या हुआ था। 1707 में औरंगजेब, जो कि मुगल शासकों के सबसे लास्ट जो पावरफुल रूलर्स माने जाते हैं, औरंगजेब, जिनकी मृत्यु हुई थी 1707 में, और उसी के साथ ही जो मुगल एम्पायर था वो क्या होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था, पतन की ओर जा रहा था और कमज़ोर होना शुरू हो गया था। उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि उनके बाद के जितने भी रूलर्स हुए थे वो सब इतने पावरफुल या इतने एबल नहीं थे कि वो इतने बड़े एम्पायर को अपने कंट्रोल में रख सकें, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एक तरीके से अपने आप को वहाँ का राजा मानने लगे और वहाँ पर अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली राज शासन करने लगे, जिसकी वजह से कई सारे जो इन अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई पूरे के पूरे हमारे जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, जो भी मुगल एम्पायर के अंतर्गत आ रहा था। तो आइए अब हम उन्हीं के रीजंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का जो है वो पतन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब मुगल रूलर्स में जो लास्ट पावरफुल रूलर्स में से एक थे, लास्ट पावरफुल रूलर थे। उससे पहले जो हैं हुमायूं, अकबर और क्या कहते हैं जहांगीर, और उनके बाद उनके बेटे औरंगजेब जो हैं ये पावरफुल रूलर और इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं मुगल एम्पायर के अंतर्गत। इनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो है वो मुगल एम्पायर का खत्म होने लगा। रीज़न क्या था कि जो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और मुगल एम्पायर उस समय में फिर भी चला, लेकिन उसके बाद 1857 तक उन्होंने शासन किया, और 1857 के टाइम में उस समय में जो मोस्ट फेमस मुगल रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफर, और उनके बाद उनको जब गद्दी से हटा दिया गया तो उसी के साथ ही मुगल एम्पायर जो है वो खत्म हो गया। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मुगल जो थे उनका पतन होना शुरू हुआ। अब वो रीज़न क्या है? सबसे पहले औरंगजेब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरंगजेब की काफ़ी सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या था, औरंगजेब जो थे वो अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने में बिजी थे, जिसकी वजह से दिल्ली में क्या हुआ, अनरेस्ट की स्थिति जो है वो फैल गई। किस तरीके से? क्योंकि दिल्ली पे बार बार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, और जिसकी वजह से वो डेक्कन की बाउंड्रीज को एनहेंस करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसी वजह से वो नॉर्दर्न टेरिटरी की सही तरीके से संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो दिल्ली से काफ़ी दूर थे, और इसी का फ़ायदा जो था वो उनके नॉबल्स ने उठाया, और जो नॉबल्स का जो कंट्रोल था वो क्या होने लगा, उनके ऊपर से कमज़ोर पड़ने लगा। और इसके अलावा वो औरंगज़ेब ने जो उनके पूर्वज थे, जो उनके फोर फादर्स थे, उनकी लेगेसी को वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक तरीके से कि जो उनके प्रीवियस रूलर थे औरंगजेब से पहले, उन्होंने राजपूत और हिंदू के साथ काफ़ी जो कॉर्डियल रिलेशनशिप बनवाकर रख रखे थे, लेकिन औरंगजेब ने वो उस चीज़ को बरकरार नहीं रख सके, और ये भी एक कारण था जिसकी वजह से हिंदू और राजपूत जो थे वो उनके खिलाफ हो गए, और जो उनकी स्ट्रेंथ थे वही अब उनकी वीकनेस बन गए। और नेक्स्ट वन था कि जो औरंगजेब थे एक कट्टर रूढ़िवादी मुस्लिम थे, और जिसकी वजह से उन्होंने हिंदुओं पे जजिया टैक्स जो था वो लगा दिया वापस, जिसे कि उनके जो प्रीवियस रूलर थे उन्होंने हटा रखा था। ये एक तरह का रिलीजियस टैक्स था जिसके लिए हिंदुओं को उन्हें
टैक्स देना पड़ता था अपने रिलीजियस सेंटर पर जाने के लिए। तो यही काफ़ी सारे रीजंस हुए जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए और उन्होंने अपनी काफ़ी एनर्जी और टाइम जो है वो इन्हीं रिवॉल्ट को क्रश करने में, इनको दबाने में लगा दिए। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था जो कि मुगल एम्पायर के पतन का सबसे बेसिक कारण बना था, स्टार्टिंग रीज़न। नेक्स्ट वन था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उनके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी हुए वो सभी इतने कैपेबल नहीं थे, या कह लीजिए वो इतने प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थे कि वो इतने बड़े मुगल एम्पायर को अपने कंट्रोल में रख सकें। वो केवल अपने ही प्लेजर्स में बिजी रहते थे, जो कि एक और दूसरा कारण बना था जो कि मुगल एम्पायर के पतन का। नेक्स्ट था कि पुअर इकोनॉमी। अब औरंगजेब के टाइम में जितने भी जो उस समय में एम्पायर जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का शिकार होने लग गया। आर्थिक तौर पर जो मुगल एम्पायर जो था वो ज़्यादातर औरंगजेब के टाइम में वॉर में बिजी रहता था, जिसकी वजह से उनकी जो संपत्ति थी आर्थिक तौर पर उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। उनकी संपत्ति जो थी वो खत्म होने लगी और कुछ जो था वॉर्स ऐसे भी हुए जिसकी वजह से मुगल एम्पायर को एक सिंगल इंच भी उनकी टेरिटरी में नहीं ऐड हो पाया। ये एक और कारण बना था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। नेक्स्ट वन रीज़न, मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ द सोल्जर्स, कि जो उस समय में जो सैनिकों के अंतर्गत नैतिकता वाली जो भाव थी वो सब खत्म होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि मुगल आर्मी जो थी वो लेजी होती जा रही थी, करप्ट होती जा रही थी, इनएफिशिएंस, क्योंकि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वेल्थ और लग्जरी प्रदान की जा रही थी। सोल्जर्स जो थे वो मॉरली तौर पर डिग्रेड हो रहे थे। वो अपने राजा के प्रति वफादार ना होकर बल्कि अपने जनरल के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके सेनापति उन्हें ज़्यादा अच्छी सुविधाएं देकर उन्हें अपने पक्ष में कर रहे थे, जिसकी वजह से जो मुगल रूलर्स के प्रति जो सोल्जर्स का कर्तव्य था वो खत्म होता जा रहा था और वो अपने फर्ज से भटकते जा रहे थे। नेक्स्ट रीजन था राइज ऑफ न्यू पावर। अब इन्हीं सिचुएशन का फायदा जो था वो दूसरे लोगों ने उठाया, जैसे कि सिख, मराठा और जाट। उस समय में कई और ऐसे जो समुदाय थे वो सामने आए जिन्होंने कि अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है घोषित किया। अब ये जो था ये हमने सारे रीजंस यहाँ पे डिस्कस किए कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो था वो खत्म होने लगा। तो यही सारे कारण थे। हम अपनी अगले वीडियो में जो लेटर मुगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई